जरा सोचिए, एनआईसीयू का माहौल और वहां एक नन्ही सी जान जो अभी अभी दुनिया में आई है, उसे सांस लेने में भी मदद की जरूरत है। नवजात सक्शनिंग एक ऐसी ही जीवन रक्षक प्रक्रिया है, लेकिन ये तलवार की धार पर चलने जैसा है। आज हम इसी नाजुक प्रक्रिया को समझने वाले हैं, जहां सटीकता और कोमलता के बीच सही संतुलन बनाना ही सब कुछ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन नन्हे मरीजों को हमारी मदद चाहिए ही क्यों? देखिए, हम और आप जब खांसते हैं तो अपने गले को साफ कर लेते हैं, है ना? लेकिन नवजात शिशु, खासकर जो समय से पहले जन्मे हैं, उनकी ये क्षमता बहुत कमजोर होती है। वो अपने आप अपने वायु मार्ग को साफ नहीं कर सकते। और बस यहीं से हमारी भूमिका शुरू होती है। और इस मदद का सिर्फ एक ही सुनहरा नियम है, जो इस स्लाइड पर लिखा है। हमें वायु मार्ग को साफ तो करना है, लेकिन बच्चे को कम से कम तकलीफ दिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। मतलब असरदार भी रहना है और सुरक्षित भी। इसी एक संतुलन पर सब कुछ टिका हुआ है। आज की हमारी पूरी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। हम समझेंगे कि इसकी जरूरत क्यों और कब पड़ती है, कौन से उपकरण इस्तेमाल होते हैं, इसकी तकनीकें क्या हैं, इसमें क्या जोखिम हो सकते हैं, और आखिर में एक नर्स की इसमें क्या भूमिका होती है। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। एक बच्चे की नाजुक सांसों के लिए सक्शनिंग की जरूरत आखिर पड़ती ही क्यों है और कब? देखिए, सक्शन की जरूरत कई वजहों से पड़ सकती है। एक तो जैसा हमने बात की, उनकी खांसी कमजोर होती है। इसके अलावा कुछ बीमारियों में, जैसे निमोनिया या सांस लेने में तकलीफ होने पर, फेफड़ों में ज्यादा तरल बन सकता है। कभी कभी तो दूध पिलाने के बाद भी थोड़ा दूध गले में रह जाता है। इन सभी मामलों में वायु मार्ग को साफ करना बहुत जरूरी हो जाता है। और हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि सक्शनिंग कोई रूटीन काम नहीं है जिसे हर घंटे करना ही है। नहीं, ये तभी किया जाता है जब बच्चा खुद कुछ संकेत दे। जैसे अगर उसके मुंह में तरल दिखे, सांस लेते समय गड़गड़ाहट की आवाज आए या फिर मॉनिटर पर ऑक्सीजन का स्तर गिरने लगे। इन संकेतों को पहचानना ही सही देखभाल की पहली सीढ़ी है। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि सक्शनिंग क्यों और कब जरूरी है, तो आइए देखते हैं कि इस नाजुक काम के लिए हमारे टूलकिट में क्या-क्या होना चाहिए और उन्हें सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। इस प्रक्रिया में सबसे जरूरी चीजों में से एक है दबाव। ये बहुत ही सटीक होना चाहिए, 60 से 100 mmHg के बीच। नियम बहुत सरल है, सबसे कम दबाव से शुरू करें जो काम कर जाए, क्योंकि जरा सा भी ज्यादा दबाव बच्चे के नाजुक वायुमार्ग की अंदरूनी परत को चोट पहुंचा सकता है, जिससे सूजन या खून भी आ सकता है। सही दबाव के साथ साथ सही साइज का कैथेटर भी उतना ही जरूरी है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, छोटे बच्चों के लिए पतला और बड़े बच्चों के लिए थोड़ा मोटा कैथेटर इस्तेमाल होता है। और एक बहुत जरूरी नियम ये है कि अगर बच्चे को सांस लेने में मदद के लिए ट्यूब लगी है, तो कैथेटर उस ट्यूब के 70% से ज्यादा हिस्से को न घेरे। क्यों? ताकि सक्शन के दौरान भी हवा के आने जाने की जगह बची रहे। तो अब हम असल प्रक्रिया पर आते हैं। चलिए, सक्शनिंग की 3 मुख्य तकनीकों को एक-एक करके समझते हैं, जो इस बात पर निर्भर करती हैं कि समस्या आखिर है कहां। सबसे पहली और सबसे आम तकनीक है ओरल सक्शन, यानी मुंह की सफाई। इसके बस 4 सरल कदम हैं। कैथेटर को धीरे से मुंह में डालें, बहुत अंदर नहीं। सक्शन का बटन सिर्फ बाहर खींचते समय दबाएं, अंदर डालते समय नहीं। और सबसे जरूरी, ये पूरी प्रक्रिया 5 सेकंड से भी कम में खत्म हो जानी चाहिए। दूसरी तकनीक है नेजल सक्शन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नवजात शिशु मुख्य रूप से नाक से सांस लेते हैं। इसमें भी वही सिद्धांत लागू होते हैं। कैथेटर को धीरे से अंदर डालें, सिर्फ बाहर निकालते समय सक्शन करें और 5 सेकंड से ज्यादा समय बिल्कुल ना लें। यहां पर अत्यधिक कोमलता बहुत जरूरी है। और तीसरी, सबसे जटिल तकनीक है एंडोट्रेकियल या ईटी सक्शन। ये उन बच्चों के लिए है जो वेंटिलेटर पर हैं। ये 2 तरह से हो सकता है। ओपन, जिसमें बच्चे को वेंटिलेटर से थोड़ी देर के लिए हटाना पड़ता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। और दूसरा है क्लोज्ड, जिसमें बच्चा वेंटिलेटर से जुड़ा रहता है। ज्यादातर क्लोज सिस्टम को ही सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन का स्तर बना रहता है और बाहरी कीटाणुओं से भी बचाव होता है। ये एक बहुत ही गंभीर प्रक्रिया है, जहां जरा सी भी चूक की गुंजाइश नहीं होती। यहां संक्रमण से बचने के लिए हर चीज का पूरी तरह से साफ होना, मतलब स्टेराइल होना बहुत जरूरी है। नियम वही है, सक्शन सिर्फ बाहर खींचते समय, लेकिन यहां समय सीमा 10 सेकंड से कम की होती है और बच्चे को तुरंत वेंटिलेटर से वापस जोड़ना होता है। किसी भी मेडिकल प्रक्रिया की तरह सक्शनिंग में भी कुछ जोखिम होते हैं, और सच तो यह है कि इन जोखिमों को समझना ही उन्हें रोकने का सबसे अच्छा तरीका है।
देखिए, हर मेडिकल प्रक्रिया की तरह इसमें भी कुछ जोखिम होते हैं। गलत तकनीक से बच्चे के दिल की धड़कन धीमी हो सकती है, ऑक्सीजन का स्तर गिर सकता है या अंदरूनी परत को चोट पहुंच सकती है। बहुत ज्यादा या देर तक सक्शन करने से फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और संक्रमण का खतरा तो हमेशा ही रहता है। तो मान लीजिए प्रक्रिया के दौरान बच्चे की हृदय गति अचानक गिर जाए, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, सक्शन तुरंत रोक दें। फिर बच्चे को हल्के से सहलाकर उत्तेजित करें, वायुमार्ग जांचें और जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन दें। और हाँ, सबसे जरूरी, सीनियर डॉक्टर को तुरंत सूचित करें। और अंत में चलिए इस प्रक्रिया में एक नर्स की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हैं, जो सिर्फ कुछ सेकंड की प्रक्रिया से कहीं ज्यादा है। एक नर्स की जिम्मेदारी प्रक्रिया से पहले ही शुरू हो जाती है, जरूरत का आकलन करने और सारे उपकरण तैयार करने से। प्रक्रिया के दौरान उनकी नजरें लगातार बच्चे के मॉनिटर पर होती हैं और प्रक्रिया के बाद वो ये सुनिश्चित करते हैं कि बच्चे की सांस बेहतर हुई है या नहीं, और हर एक विवरण को ध्यान से रिकॉर्ड करते हैं। ये देखभाल का एक पूरा चक्र है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। जब मॉनिटर पर अलार्म बजता है तो पहला कदम क्या होना चाहिए? इसका जवाब ही इस पूरी बातचीत का सार है। सक्शनिंग एक मैकेनिकल काम नहीं, बल्कि एक सोचा समझा फैसला है, जो बच्चे का सही आकलन करने से शुरू होता है और उसकी सुरक्षा पर खत्म होता है।